पर रामराज्य जो क्वेश्चन आता है दो तरीके से आता है, एक तुलसीदास जी के अनुसार, एक गांधी जी के अनुसार। तुलसीदास जी के अनुसार जो रामराज्य है ये उस समय का रामराज्य आपको बताना है जब राम भगवान थे। किस युग में थे? त्रेता युग में। कितने युग पढ़ते हो? कौन कौन से? सतयुग, फिर कलयुग, है ना। मतलब सेकंड युग मान सकते हैं जिस समय राम भगवान थे। इस समय के राम राज्य की जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं हमें देखना है तुलसीदास जी के राम राज्य में। क्या विशेषताएं थी इस समय? एक एक विशेषता उठाइए और उसको डिफाइन कीजिए। उस समय जब त्रेता युग में राम भगवान का राज्य था तब आपने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे? रामायण देखी है हमने, है ना। सबसे पहला यदि हम देखें यहां पर तो राम राज्य के समय उस समय सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स था वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? प्रेम। सिनोनिम समझते हैं जैसे पर्यायवाची, उस तरीके से होता है वात्सल्य। ये एक रस है ना। ये किसी के प्रति भी आ सकता है, चाहे वो माता और पुत्र हो, पिता और पुत्र हो, है ना, आपके मित्र हो, ठीक है। तो वात्सल्य रस है एक, जिसे इंग्लिश में आप फीलिंग्स या इमोशंस बोलते हो, उस तरीके से। तो वात्सल्य प्रेम यदि हम यहां देखते हैं तो आपको अलग अलग लोगों में ये प्रेम देखने मिलेगा, है ना। मनुष्य मनुष्य में तो प्रेम यहां देखने मिलता ही है। उसमें भी आप देखोगे तो पिता पुत्र, मतलब दशरथ जी और उनके बेटे राम भगवान, अपने पिता के लिए क्या किया उन्होंने? गृह त्याग किया। फिर माता पुत्र, कैकेयी भी माता थी लेकिन उनका वचन था, उस वचन के कारण उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया, है ना। इसके बाद पति पत्नी का प्रेम, सीता जी राम भगवान के साथ वनवास उन्होंने व्यतीत किया, है ना, जबकि उनका जाना जरूरी नहीं था। वनवास सिर्फ पुत्रों को भोगना था, उनमें भी राम भगवान को। भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्रेम में समझ सकते हो आप, सबसे पहले राम लक्ष्मण जी का प्रेम और राम भरत का प्रेम। उन्होंने गृह त्याग किया तो एक भाई साथ में गए, दूसरे भाई ने क्या किया? राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, उनकी चरण पादुकाएं उस पर रख के राज किया। फिर यहां पर दूसरा आप देखोगे समानता की बात थी उस समय, जातिवाद नहीं था, भेदभाव नहीं था, है ना। वहां कैसे समझोगे? इवन वात्सल्य में आप देख सकते हो मानव और जीवों का प्रेम, जैसे वानर, यदि उनके सबसे बड़े कोई भक्त माने जाते हैं तो वो कौन है? हनुमान जी। और हां, किस में आते हैं? वानर के अंदर। तो सबसे ज्यादा यदि प्रेम रहा तो ये भक्ति भाव यहां देखने मिलेगा आपको, है ना। इसी से दूसरा आप बना सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो था समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? आप पूर्ण तरीके से किसी को समर्पित हो जाएं, समर्पण भाव यहां देखने मिलता था। इनके
किसी भी व्यक्ति के अंदर यह द्वेष भावना नहीं थी कि मुझे अपना हित चाहिए, परहित पर विश्वास करते थे। परहित मतलब दूसरे का कल्याण। ठीक है, अब यहां पर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, यहां पर भेदभाव नहीं था। अब भेदभाव नहीं था तो उसमें आप समझ सकते हो, आपने निषाद राज को जानते हो। निषाद राज जब पहली बार जंगल जा रहे थे, है ना, राम भगवान, तो निषाद राज ने उनका क्या किया था, वेलकम किया था। नाव से ले जाने वाला माझी, केवट, है ना, ये राम भगवान थे, राजा थे, और केवट उस समय क्या था, एक मामूली सा व्यक्ति, है ना। हमारे यहां तो जातिवाद चलता है, आप देखते हो कई कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कितने तरीके से जातिवाद चलता है कि लोगों का छूना भी बहुत कष्टकारी मानते हैं लोग। तो राम तो भगवान थे, है ना। तीसरा, माता शबरी, माता शबरी के झूठे भेड़ खाए किसने, राम भगवान ने। तो कहीं ना कहीं आपके समाज में यहां पर क्या थी, समानता। तो तीसरा पॉइंट ये लग सकते हैं कि भेदभाव नहीं था या फिर सामाजिक समानता थी। चौथा पॉइंट, सामाजिक समरसता, सोशल हार्मोनी, है ना। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, समन्वय के साथ रहते थे। कहा जाता था राम भगवान के टाइम पर कभी भी घरों में ताला नहीं डलता था, क्योंकि किसी को डर नहीं था कि कोई व्यक्ति मेरे यहां से क्या करेगा, चोरी करेगा। हमारे यहां बाहर ही जाना हो तो हमें ताला डालना पड़ता है कि वैसे भी चुरा लेगा, तोड़ के भी चुरा लेगा जिसको चुराना होगा, है ना। तो ये पॉइंट्स भी आप यहां डाल सकते हो। फिर राम भगवान के समय जनता सबसे सर्वोपरि थी। तो जनता यदि सर्वोपरि है तो ये किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, कहीं ना कहीं मोनार्की तो थी, राजतंत्र तो था, लेकिन राजतंत्र के अंदर भी लोकतंत्र था। जनता के ही फैसला था कि उन्होंने सीता माता को कहां छोड़ा, वन में, है ना। तो यहां पर जनता के पास भी शक्ति थी कि यदि जो काम या फैसले हो रहे हैं, जो नीतियां बनाई जा रही हैं, वो किसके लिए बनाई जा रही हैं, जनता के लिए बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रामराज्य डिफाइन करना है, किसका, तुलसीदास जी का। अब पूछे यदि रामराज्य बताइए गांधी जी का, तो क्या करोगे, गांधी जी के रामराज्य में क्या लिखोगे। इसमें क्या करना है, गांधी जी के रामराज्य में गांधी जी के जितने भी वैल्यूज थी, मोरल्स थे, उनको उठाना है और फिर आज के संदर्भ में उसको डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे पूछे कि गांधी जी के मोरल्स क्या थे, है ना, गांधी जी की वैल्यूज क्या थी, तो गांधी जी की वैल्यूज थी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य भी था। लेकिन मेन वैल्यूज हम 4 पढ़ते हैं। ठीक है, सत्य मतलब हमेशा सच बोलना, है ना। इसको हम और कैटेगराइज करके लिख सकते हैं। यदि आपको गांधी जी का रामराज्य लिखना है तो आप यहां पर सामाजिक क्षेत्र में वैल्यूज लिख सकते हो, है ना। आप यहां पर आर्थिक क्षेत्र में वैल्यूज लिख सकते हो, आप यहां पर राजनीतिक क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हो, आप यहां पर
सांस्कृतिक क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हो, और लास्ट बचता है जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं वो अन्य में डाल सकते हो, है ना। सोशल एरियाज, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर। अब सबसे पहले गांधी जी का राम राज्य पूछा जाए यदि, तो गांधी जी के राम राज्य को स्टार्टिंग ही इस तरीके से करना है कि गांधी जी के अनुसार राम राज्य वह राज्य होगा जहां सर्वधर्म संभाव हो। मतलब सर्वधर्म संभाव का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म, सभी धर्म एक समान भाव के साथ रहते हो। दूसरी लाइन ये लिखनी है, ऐसा समाज जहां राम और रहीम एक माने जाएं। वही असल मायनों में क्या है? गांधी जी का राम राज्य। अब गांधी जी के राम राज्य में आपको इन फील्ड्स में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और उसको फॉलो करके बताना है। जैसे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जनरली हमारे यहां उत्तर वैदिक काल से, लेटर वैदिक पीरियड से इविल्स, बुराइयां चल रही हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, जातिवाद, है ना, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या हैं? इविल्स हैं, बुराइयां हैं। तो उनको इन जो गांधी जी के जितनी भी वैल्यूज थे उनसे ठीक करना है। सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बुराई है कि इंसान असत्य के साथ चलेगा, भेदभाव करेगा। तो सत्य, अहिंसा, अहिंसा होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को वरीयता दी जाएगी। नॉन वायलेंस उनका एक सबसे बड़ा अस्त्र था। गांधी जी कहते थे, जैसे सत्याग्रह उनका एक इसमें सबसे बड़ा वेपन था, आप लोगों को पता होगा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। उन्होंने कहा सामने वाले व्यक्ति को हर्ट मत करो, उससे अच्छा खुद हर्ट हो जाओ, तो आपको के ऊपर जब उसको दया आएगी तो कितना भी बड़ा पत्थर वो पिघल जाता है। जैसे उसका एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो काम करते थे, वो थी हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। गांधी जी को कभी किसी को मारते देखा? खुद को ही परेशान करते थे, तो फिर सामने वाला क्या होता था? झुक जाता था। तो यदि सत्य लिखोगे तो सत्य के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में क्या समझाना है? सत्याग्रह। ठीक है। आप यहां पर अहिंसा लिखोगे, है ना। अहिंसा की बात क्यों की? क्योंकि उस समय हमारे यहां पर जातिवाद बहुत था, है ना, धर्म को लेकर भी हमारे यहां प्रतिद्वंदता थी। तो इन सब को समाप्त करने के लिए अहिंसा सबसे अच्छा साधन है। बातचीत से भी फैसले हो सकते हैं। ठीक है। समाज में अपरिग्रह और अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संपत्ति को इकट्ठा ना करना। इसके आधार पर आप समझा सकते हो न्यासीता का सिद्धांत जो गांधी जी का था। इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या कहलाती है? न्यासीता का सिद्धांत। एक वर्ग होता है जो पूंजीवादी वर्ग होता है, कैपिटलिस्टिक, है ना, ग्रुप होता है। वो ग्रुप क्या करता है? उसके यहां जो भी वर्कर काम करते हैं वो उसको मजदूर समझता है। तो यहां पर उन दोनों में एक डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, मालिक और मजदूर का। गांधी जी ने कहा कि जो भी ऐसे वर्ग हैं जिनके यहां कोई भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें मजदूर ना समझे, उन्हें अपना सहयोगी समझे, कि ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। उससे मालिक और मजदूर का भेद खत्म हो जाएगा। जब मालिक और मजदूर का भेद खत्म होगा तो वहां पर हिंसा हो ही नहीं सकती, है ना। और जब मालिक और मजदूर का भेद खत्म हो गया तो दोनों, वो व्यक्ति भी उस फील्ड को अपना समझेगा, तो आपका सहयोग तो करेगा, वो खुद के लिए काम करेगा और अच्छे मन से काम करेगा। तो ये न्यासीता सिद्धांत दिया उन्होंने, है ना। समाज में आप देखते हो अस्तेय मतलब चोरी, किसी भी व्यक्ति से पूछे बिना उसकी वस्तु का प्रयोग करना, करते हैं।
है ना। इसके अलावा समाज में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, ये सब चलता है। इन सब को इन्होंने क्या माना, गांधी जी ने इविल्स माना और इनसे दूर रहने के का उपाय दिया। उन्होंने बोला ऐसा राज्य जहां भेदभाव ना हो, जहां जातिवाद ना हो, जहां पर सबसे ऊपर सबसे बड़ा धर्म मानव है, मानवतावाद है, ऐसा राज्य क्या कहलाएगा, राम राज्य कहलाएगा। सामाजिक क्षेत्र में जितनी भी बुराइयां उनका विरोध कर दो गांधी जी के आइडियल्स उठा के। आर्थिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी का जो करना है, जिसमें सबसे नीचे स्तर पर पंचायती राज, ग्राम पंचायतों का गठन, किसकी अवधारणा थी, सर्वोदय, अंत्योदय, ये विचारधाराएं, है ना। इसको समझा दो यहां पे, ठीक है। सर्वोदय मतलब सभी फील्ड में सभी लोगों का एक साथ उदय, है ना, मतलब ऑल डायरेक्शंस हैं और इसमें कंप्लीट जितने भी लोग हैं सबका आपको क्या करना है, डेवलपमेंट कराना, वो है सर्वोदय। अंत्योदय मतलब अंत से उदय, जैसे पूरे राज्य में, देश में सबसे छोटी इकाई है पंचायत, तो सबसे पहले किसको डेवलप करना, और पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 किसके तहत, गांधी जी की विचारधारा से लिया गया है ना। इसके अलावा आर्थिक में समझा सकते हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान संसाधन उपलब्ध कराना, यह भी किसकी विचारधारा में आएगा, गांधी जी। फिर बताइए राजनीतिक, राजनीतिक में क्या आएगा, डेमोक्रेसी सबसे बड़ा उसके समर्थक थे। दूसरा, उस समय चलता था क्षेत्रवाद, भाषावाद, है ना, ये ग्रुप चलते थे इस तरीके से, उन सब का भी विरोध किया, है ना। और यहां पर राजनीति में यदि बात करें, राजनीतिक उनके व्यूज में, तो उन्होंने बोला था कि राज्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए राज्य, यदि राज्य होगा तो पुलिस होगी और पुलिस होगी तो हिंसा होगी, ये कोट था उनका। इसको भी समझा सकते हैं, गांधी जी तो राज्य नहीं चाहते थे क्योंकि जिस राज्य में पुलिस होगी वो हिंसा के बल पर टिका होगा, है ना। तो ऐसा राज्य जिसकी एक सीमित बाउंड्री ना हो, लोगों के पास ही सारे क्या हो, रिसोर्सेस का एक्सेस हो, ऐसा राज्य क्या होगा, राम राज्य होगा। फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में गांधी जी ने बोला था यदि राज्य हो, एक तो राज्य नहीं चाहिए, यदि राज्य हो तो वो धर्म पर आधारित हो, बिना धर्म के राज्य मृतदेह समान है, ये उनका कोट था। उसका कारण क्या है, कोई भी धर्म हो वो आपको हमेशा अच्छे मोरल्स के ऊपर चलने के लिए बोलेगा, कोई भी धर्म आपको गलत बातें कभी नहीं सिखाएगा। तो बिना धर्म के उन्होंने कहा था नैतिकता नहीं आती, लोग एथिकल नहीं बनते, उनमें वैल्यूज नहीं होती, इसीलिए उनका राज्य हो तो कैसा हो, धर्म पर आधारित हो, लेकिन सेक्युलर स्टेट हो, धर्मनिरपेक्ष हो, जहां सर्वधर्म संभाव हो, सभी धर्मों की मान्यता हो, जहां सोशल हार्मोनी हो, सामाजिक समरसता हो, भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो, बंधुता हो, है ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये भी डाल सकते हैं इनमें, है ना। फिर न्याय, जस्टिस, तीनों प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। इसके अलावा अन्य में गांधी जी के और कौन से सिद्धांत थे जो उन्होंने दिए, साधन और साध्य का सिद्धांत। साधन और साध्य समझते हो, आपको यहां से कहां जाना है, लाल घाटी, तो लाल घाटी आपका हो गया साध्य, जो आपका एम है। साधन क्या हो गया, बाइक, गाड़ी, जिससे भी जाओगे आप, वो क्या हो गया, साधन हो गया। तो लास्ट में हमारा जो
अंतिम लक्ष्य है वो है पुरुषार्थ, है ना, यहां समझ लो। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष प्लस अर्थ। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य कहलाता है पुरुषार्थ, और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो इन्होंने 4 पुरुषार्थ थे। एक्चुअली में ये हमारे रिलीजन में है। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। मतलब सुप्रीम एम क्या है आपके जीवन का? मोटिव मोक्ष तक पहुंचना। तो इसमें साधन और साध्य का सिद्धांत बताया कि जीवन में पुरुषार्थ में अंतिम लक्ष्य तक, मोक्ष तक पहुंचने के लिए धर्म के अनुसार, धर्म का मतलब है जो धारण किया जा सके, ऐसी अच्छी वैल्यूज जो आप उपयोग करते हो, धर्म के अनुसार अर्थ और काम के सहायता से मोक्ष तक पहुंचना पुरुषार्थ कहलाता है ना। उसमें भी 4 आश्रम दिए गए हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य, 0 से 25 वर्ष की आयु तक, 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन विवाह के साथ स्टार्ट हो जाता है। 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 वर्ष की आयु तक सन्यासी, है ना। तो आप जब गृहस्थ जीवन में होगे तब अर्थ, अर्थ का मतलब होता है संपत्ति। जब विवाह होता है तो संपत्ति बनाते, क्योंकि फैमिली के दायित्व आ जाते हैं। काम मतलब इच्छा, है ना। गृहस्थ जीवन में ही आपको सारी इच्छाओं से परिपूर्ण हो जाना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपको उसके बाद वानप्रस्थ होना है। तो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक ये सुख आपके अर्थ और काम के द्वारा गृहस्थ जीवन में दे दिए जाते हैं, ताकि लास्ट में सिर्फ आपका फोकस कहां हो? वानप्रस्थ और सन्यासी में मोक्ष पर। जंगल में जाकर आप क्या करोगे? ज्ञानार्जन करोगे, दूसरों लोगों का उद्धार करोगे, और सन्यासी जीवन में आपको सिर्फ एक मार्ग पकड़ना है जहां पर आपको कहां तक पहुंचना है? मोक्ष तक। अब मोक्ष तक पहुंचने के 3 साधन हैं मेन। कर्म मार्ग, 3 रास्ते हैं। या तो अच्छे कर्मों से जाओगे, तो यहां पे ये जो कर्म बताएं अच्छे ही हैं। दूसरा भक्ति मार्ग, आप नियत भक्ति करोगे, सानिध्य में रहोगे ईश्वर के, तो भी कहां जाओगे? मोक्ष जाओगे। और तीसरा है ज्ञान मार्ग। आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो सही गलत का अंतर विभेद करने लगोगे, तो उसके अनुसार कर्म करोगे। जुड़े एक दूसरे से हैं, लेकिन 3 रास्तों से कहां तक पहुंचोगे? मोक्ष तक। ऐसा राज्य जिसमें गांधी जी की ये सभी वैल्यूज होंगी, है ना, वो राज्य क्या कहलाएगा? राम राज्य कहलाएगा। अब लिख लोगे इसको। मैंने आपको ये बताया है 10 मार्कर, है ना। तो सिलेक्टेड तो आप छांट लोगे, बहुत सारा होगा, एक एक वैल्यूज भी लिखोगे तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा आंसर आया तो कंप्लीट लिख लोगे। देखो, बड़े क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है क्वेश्चन को तोड़ना। यदि उन्होंने राम राज्य पूछा तो मैंने 5 सेक्टर में पहले ही डिवाइड कर दिया इसको। समझ में आया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य। अब एक एक फील्ड में एक एक सिद्धांत को समझाते जाओ। समझ गए? आया समझ में? अंत्योदय मतलब सबसे पहले अंत से उदय करना। बॉटम अप अप्रोच जो होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। सर्वोदय में सभी का है। अंत्योदय देखो, जैसे 2 टर्म होते हैं पॉलिटी के,
एक होता है इक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, समानता। एक होता है इक्विटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, समता। क्या बोलते हैं, समता। इसका मतलब है सर्वोदय। इसमें हर एक व्यक्ति आ जाएगा, है ना। समता का मतलब है पहले रिसोर्सेस का एक्सेस उनको देना जिनके पास कमी है। जैसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन किस पर बेस्ड है, इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं है, किस पर बेस्ड है, इक्विटी पर। एक प्लेग्राउंड है ना, जिस पे ये जो दीवार है इसकी लंबाई है 5 फीट। कितनी है, 5 फीट। जो 5 फुट 5 इंच या 5 फुट से ज्यादा है वो तो आसानी से इसको देख सकेंगे, पर जिन व्यक्तियों की हाइट यहां पर 4 फीट या 4.5 फीट है उन्हें क्या लगाना पड़ेगा, स्टूल कुर्सी लगानी पड़ेगी। तो यही क्या है, रिजर्वेशन है, जो किस पर बेस्ड है, इक्विटी पर। तो कहीं ना कहीं अंत्योदय का मतलब क्या है, अंत से उदय करना, है ना। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पार्ट है। पंचायती राज व्यवस्था में यही करते हैं। ग्राम सभाओं को मजबूत क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि एक हायरार्की के अंदर सबसे लीस्ट, सबसे निचले स्थान पर कौन है, पंचायतें। समझ में आया, ठीक है। अंत्योदय मतलब अंत से उदय, जाना है, ठीक है। चलो, समझ में आया ये। अब मैंने क्वेश्चन दिया था नागरिक समाज, सही लग रहा है। नहीं तो पानी यानी पीना हो तो पी लो, बोला। चलिए बताइए, सिविल सोसाइटी क्या कहलाती है, सार्थक बैग में डायरी रखी है, ले आना। प्रिज्मा की होगी। नागरिक समाज क्या कहलाता है, सिविल सोसाइटी। वेलफेयर ऑफ पीपल, नागरिक समाज मतलब ना, उसी में लिखा हुआ है ना अर्थ आपका, सोशल सिविल सोसाइटी। सिविल मतलब नागरिक, ठीक है, और सोसाइटी मतलब समाज। मतलब हम कह सकते हैं कि समाज के लोगों का ही ग्रुप कहलाएगा। ये एक ग्रुप है ना। हाँ, मान सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट होगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, इसके एग्जांपल में एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सीबीओ आते हैं। तो अब एक एनजीओ ही उठा लीजिए एग्जांपल के लिए, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप उठा लीजिए। तो ये ऐसे संगठन हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा, है ना। एक पृष्ठभूमि होगी। कोई यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहा है तो सारे के सारे किसान हैं। उनका क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना। एक साथ खेती करेंगे तो उसमें जो पैसा मिलेगा उसको बराबर बराबर क्या करेंगे, इंटरेस्ट में बांट लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे आपके समूह जो समाज के लोगों के साथ बनाए गए हैं, समाज के लोगों के द्वारा मिलकर बने हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिविल
सोसाइटी, है ना। आपके समाज में ही किसान हैं, आपके ही समाज में ही मजदूर हैं, ये आपके समाज के लोग हैं, ये मिलकर जब एक ग्रुप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी, जिसके उद्देश्य होंगे कुछ, या जिसके बेसिस भी हो सकते हैं, बेसिस होंगे कि कॉमन इंटरेस्ट हो, लाभ कमाना चाहते हो, है ना, गैर सरकारी हो, और जिसके उद्देश्य तो आपने देख लिए या पृष्ठभूमि देख ली, उद्देश्य क्या होगा, समाज में सभी लोगों की इनको मदद करना है ना। एनजीओ का काम क्या है, लोगों की हेल्प करना। क्या उद्देश्य है लोगों का, समाज में लोगों की हेल्प करना। तो जनरली ऐसे ग्रुप जो समाज के लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और जिनका उद्देश्य लोगों की या लोकहित जिनका उद्देश्य होता है, ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, सिविल सोसाइटी कहलाते हैं। 2 मार्कर था ये, 15 to 20 वर्ड्स में लिखना था। एग्जाम्पल बताइए, क्या होंगे एग्जाम्पल, बताइए। तीन तो ये लिख दिए मैंने। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, एक एग्जांपल। दूसरा एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। सीबीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन। क्या अंतर है तीनों में, ये आते हैं तीनों, हम एक ही लिख के आ जाते हैं और तीनों में बेसिक अंतर है। क्या अंतर है, वेरी गुड, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, इनकी फील्ड होती है, एनवायरमेंट हो गया, है ना। एनवायरमेंट मतलब ऐसे ग्रुप्स होंगे जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे ग्रीन पीस। हेल्थ हो गया, ऐसे सेक्टर्स जो हेल्थ के लिए काम करें, जैसे रेड क्रॉस। समझ में आया। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य सोशल सर्विस, पर इन्हें रजिस्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। आपने सुना होगा हम एनजीओ रजिस्टर करा रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग चाहिए, है ना। तो ऐसा ग्रुप जो रजिस्टर कराना पड़े और जिसमें, और उसके लिए रजिस्टर कराने के लिए एक्ट है 1860 का एक्ट। कौन सा एक्ट है ना। 1860 में एक एक्ट आया था, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जिसके तहत क्या होता है, एनजीओ रजिस्टर किया जाता है। फिर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 से 20 लोगों का संगठन जो कॉमन बैकग्राउंड से हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, और जिनका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। गांव में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, 10 से 20 महिलाओं का क्या होगा, ग्रुप बनेगा। वो महिलाएं आपस में पैसे कलेक्ट करेंगी, एक अध्यक्ष बना देते हैं, एक सचिव बना देते हैं। हर महिला ने मान लीजिए 10-10 हजार रुपए कलेक्ट किए। कितने, 10,000 रुपए। टोटल कितनी महिलाएं हैं, 10 महिलाएं मान लीजिए, कितना हो गया, 1 लाख। ये 1 लाख रुपए ये लोग कहां जमा करेंगी, बैंक में। नॉर्मल रेट मान लीजिए बैंक में है 5% ब्याज की। इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर होने के कारण कितनी दे देगी गवर्नमेंट, 7% का इंटरेस्ट दे देगी। अब महिलाएं क्या करेंगी, किसी एक महिला को घर में जरूरत पड़ गई किसी चीज के लिए, तो ये क्या करेगी, इसमें से उधार ले लेगी कुछ समय के लिए।
अपना काम करेगी और उस 1-2 महीने बाद उस उधारी को वापस से कहां जमा करा देगी, बैंक में। तो अभी लोन लेने साहूकार के पास जाना पड़ता था, अब उसको डायरेक्ट कहां से लोन मिल रहा है, इसी से। दूसरा, इसमें मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर 1 लाख रुपया इन्होंने जमा की, तो कुछ सब्सिडी कौन दे देता है, गवर्नमेंट। और मान लीजिए इन्होंने क्या खरीद ली, सिलाई मशीन खरीद ली, तो इनका क्या स्टार्ट हो गया, एक स्टार्टअप बिजनेस, है ना। मतलब कुछ पैसे इनने कलेक्ट किए, उतने की सब्सिडी किसने दे दी, गवर्नमेंट ने। अब ये क्या करेंगी, काम करेंगी, जो भी इनकम होगी उसको आपस में बांट लेंगी और सरप्लस कहां जमा करती जाएंगी, बैंक में, जिस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगी, ज्यादा, तो उसका लाभ मिलता जाएगा। समझ में आया। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे ग्रुप हो गए, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता, खुद की क्या करना है हमें, सहायता। तीसरे हैं सीबीओ। कौन सा, वो सब्सिडी जैसा देते हैं। इसमें जनरली एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित किया जाता, प्रमोट किया जाता है। उसका रीजन ये है कि अब ऐसे ग्रुप जिन्हें लाभ कमाना है और स्टार्टअप स्टार्ट करना, गरीब हैं, है ना, तो सब्सिडी के रूप में हेल्प की जाती है। ऊपर से ये इसमें कहीं ना कहीं आप देखो ना, तो कोऑर्डिनेशन देखने मिला, लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उसी तरह। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का समूह है, जो सेम बैकग्राउंड के लोग बस होंगे इसमें। किसान हैं तो किसानों का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेबर्स हैं तो लेबर्स हैं। अब जैसे किसानों का है तो उनका क्या है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। अब वो क्या करेंगे, उन्हें पता है खेती करना है, तो खेती में क्या लगता है, बीज और खाद लगता है, तो एक सोसाइटी बना लेंगे, है ना। और उस सोसाइटी के द्वारा फिर क्या करेंगे, उस सोसाइटी के आधार पर गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे, बीज में, खाद में, या जो मशीनरी है उस सब में, है ना। और साथ में मिलकर, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, उस सबको मिला लिया। कोऑपरेटिव में यही होता है, एक साथ खेती की तो ज्यादा में ज्यादा निकलता है, और प्रोडक्शन जितना होगा अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से उसको बांट लेंगे। इस तरीके से सीबीओ बनते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, है ना। इसके अलावा सिविल सोसाइटी में मीडिया भी आ जाता है, नागरिक समाज ही तो है। जितने भी ग्रुप, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी लिख सकते हो इसमें। तो ये शब्द जो मिला गया सर, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, तो पूरे ये सोशियोलॉजी का पार्ट है। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र, है ना। तो सोसाइटी में जो कुछ ग्रुप बन जाते हैं, उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, नागरिक समाज। इनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग कौन है, उसी समाज के अंदर के लोग हैं, इसीलिए इसको क्या बना दिया, सिविल सोसाइटी। बिल्कुल आ जाएंगे उसको, हालांकि लेकिन दबाव समूह भी बोलते हो ना आप, कि ऐसे ग्रुप्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने के उससे बनाए जाते हैं। जैसे किसान बिल आए, 3 किसान बिल वापस लेने पड़े, मतलब पॉलिसी थी वो चेंज करनी पड़ी, उस पर दबाव किसने बनाया, किसानों ने। तो किसानों का ग्रुप क्या हो गया, यहां पे दबाव समूह हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया। और दूसरे तरीके से वो क्या है, सिविल सोसाइटी भी है। तो सिविल सोसाइटी के अंदर क्या भी आ जाएगा, प्रेशर ग्रुप भी आ जाएगा, है ना। बस समझना है, ये है आपका सिविल सोसाइटी। इसके अंदर जितने भी ग्रुप हैं वो क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, इसके अलग से तत्व हैं इसके, हैं। तो ये बहुत बड़ा दायरा है। अभी जब सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जनरली आप पढ़ोगे रूरल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, है ना, ग्रामीण नियोजन, अर्बन नियोजन, शहरी नियोजन, ये सब पढ़ोगे उसमें, तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें जैसे अभी मैंने
आपको पुरुषार्थ बताए थे वो उसमें भी हैं, ऋण बताए थे वो उसमें भी हैं, संस्कार बताए थे वो उसमें भी हैं। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। समझ में आया? चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें। यह भी का क्वेश्चन है, इसमें 23 कर लेना, 13 लिखा है। सबसे पहले समकालीन, कंटेम्परेरी का मतलब क्या है? आज के समय में, है ना। और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, नॉन ट्रेडिशनल, मतलब वर्तमान की जो पहले चली आ रही थी वो नहीं पूछ रहा, नए चैलेंजेस, सुरक्षा चुनौती, सिक्योरिटी चैलेंजेस। क्या हैं अभी के नए सिक्योरिटी चैलेंजेस? वेरी गुड। इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, आंतरिक और बाह्य को, इंटरनल और एक्सटर्नल को कर सकते हैं। हमें तो तोड़ना है ना क्वेश्चन को जितना ज्यादा, क्योंकि ये 200 मार्क्स का था उस समय, है ना। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को तोड़ोगे उतने डायमेंशंस में आंसर लिख पाना इजी होता है। एक टॉपिक पर 2 पेज भरना टफ है, छोटे छोटे 4-5 टॉपिक पर 2 पेज भरना इजी है। तो आपको पहला काम क्या करना, बड़े क्वेश्चंस को तोड़ना है सेगमेंट में। तो क्या हम इन सिक्योरिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य लिख सकते हैं। अब बाह्य जो है उसमें देश के बाहर या देश की सीमा से जुड़े मुद्दे आ जाएंगे, इंटरनल में देश की बॉर्डर के अंदर के मुद्दे आ जाएंगे। क्या इसको फिर से तोड़ सकते हैं, सोशल थ्रेट्स मतलब सामाजिक मुद्दे, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा कल्चरल, पांचवा अदर्स। 5 फॉर्म में तोड़ सकते हैं। आपको पहले ये समझाना है, इसका 5 मुद्दे समझाना, फिर वो समझाना है, 2 पेज भर जाएंगे। अकेला डायरेक्ट लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा। हमें तो स्पेस भी कवर करना है, एक अच्छा पैटर्न भी बनाना है और जल्दी आंसर भी लिखना है। क्योंकि आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम है एक क्वेश्चन करने के लिए 2 पेज में? 7 मिनट। तो जितने जल्दी स्पेस कवर अप करोगे उतना अच्छा आपका आंसर आएगा और उतना समय आपका ज्यादा बचेगा। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, फिर पॉलिटिकल, कल्चरल और अदर्स, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य। अदर में डाल देंगे ना, तो जो चीजें भूलते हो वो कहां डालना है, अदर में। एक्चुअली में जो बायोलॉजिकल तुम बोल रहे हो वो एक्सटर्नल में आएगा। कोविड जैसी बीमारियां, केमिकल वेपन्स, ये कहां आएंगे, अदर्स या फिर एक्सटर्नल में आएंगे, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं ना ये तो। ठीक है, सोशल में क्या आएंगे अभी के थ्रेट? भारत को उठा लो, कहीं भी मत जाओ, क्या है अभी सोशल थ्रेट हमारे यहां? इलिटरेसी। और इलिटरेसी के नाम पर लोगों का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। यदि कोई भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे नक्सलवादी जो विचारधारा, आइडियोलॉजी है, नक्सलिज्म है, वो कहीं ना कहीं कैसे पनप रही है, इलिटरेसी से पनप रही है ना। तो सबसे बड़ा यहां पे सोशल थ्रेट क्या है, सुरक्षा के लिए चुनौती क्या है अभी के जमाने में? जहां सब लोग पढ़ रहे हैं वहां इलिटरेसी क्या हो जाएगा, सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरा कास्टिज्म, जातिवाद, कहीं ना कहीं ये किसको प्रमोट करता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को, है ना। सेपरेशन, अलगाववाद, ये भी किस में आ जाएगा, सोशल इश्यूज में आ जाएगा। इकोनॉमिकल इश्यूज में आ जाएगी पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी,
इसी के लिए लोग बागी होते हैं, गवर्नमेंट से क्यों लड़ते हैं? गरीबी है, बेरोजगारी है, इसीलिए तो आप लोग क्या करते हो, हथियार उठाते हो फिर। हालांकि अपने यहाँ कोई नहीं उठाता ना, क्योंकि वो पुलिस वाले मारते अलग हैं, वहां महाआंदोलन में भी जाओ तो ठीक है। एमपीपीएससी का हुआ था तो बोल दिया और फिर कुछ एक्शन भी नहीं हुआ उस पर, और ऊपर से जेल में और डाल दिए, 4-5 लोगों पे केस कर दिया उनने। पॉलिटिकल में क्या होगा अभी के मुद्दे? सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है लैंग्वेज के आधार पर, है ना। तो भाषावाद इसमें ले सकते हो। फिर क्षेत्रवाद, आपने देखा होगा 2 क्षेत्र हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नेपाली, जापानी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, चाइनीज। तो ये क्षेत्रवाद, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। भाई भतीजावाद, रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब क्या हैं आपके अभी के पॉलिटिकल इश्यूज हैं। कल्चरल में सबसे बड़ा, हम तो सेक्युलर स्टेट हैं, फिर भी क्या होता है, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। इवन धर्म के आधार पर आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश भी होता है। ये भी सबसे बड़ा क्या है, थ्रेट है। देखा होगा आतंकवादी बनाते हैं, क्या करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, उल्टा नैरेट कर देते हैं उनकी बुक को कि इसमें तो ये लिखा है। वो तो पढ़ा लिखा था नहीं, उसको लगा कि यही बोलते हैं भगवान, तो यही करना है। जिहाद का मतलब समझते हो आप लोग? मैं धर्म के नाम पे नहीं बोल रहा हूं, जिहाद का मतलब पूछ रहा हूं क्या कहलाता है। जब आंसर लिखोगे और ये टर्म आपको पता होगा तो आंसर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नेगेटिव वे में यूज किया जाता है लेकिन आप उसको पॉजिटिव यूज कर रहे हो। जिहाद का मतलब होता है युद्ध। जिहाद का प्रॉपर मतलब होता है बुराइयों के प्रति युद्ध। किसके प्रति जिहाद होता है? इविल्स के अगेंस्ट, बुराइयों के प्रति। जबकि यहां पर जिहाद किसके प्रति करवा दिया जाता है? लोगों के, मानव के प्रति, धर्म के प्रति। इसका यह मतलब है ही नहीं। जिहाद का मतलब है युद्ध, और युद्ध मतलब किसके प्रति? समाज की बुराइयों के प्रति। इसको जब गलत सेंस में लोगों को दिमाग में डाला जाता है तो क्या होता है? आतंकवाद जैसी विचारधारा का उदय होता है। तो समझ में आया है ना। अन्य में क्या लिखोगे? साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स में जैसे अभी क्या चल रहा है, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, है ना, साइबर वॉर। इवन साइबर वॉर तो आप एक्सटर्नल में भी लिखोगे, यूक्रेन रसिया, यूक्रेन का बैंकिंग सिस्टम ही हैक कर लिया। समझ में आया। फिर यहां पे लिख दो सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट। कौन कौन से देशों से चलते हैं वो पता है आपको, है ना। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में चिकन नेक कॉरिडोर है। दार्जिलिंग के साइड में जो इंडिया का ये वाला रीजन है, ये कहलाता है चिकन नेक कॉरिडोर। यहां पे ट्राइबल डिस्प्यूट्स देखने मिलते हैं आपको। कुकी, नागा, सुने हैं ये नाम? नॉर्थ ईस्ट का आता है, इवन सिक्किम का नहीं। वो आएगा कहां से? आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला रीजन ऊपर का, इस तरफ का, सबसे ईस्ट में। ये जो मेघालय का पठार है, इसके उस तरफ का रीजन माना जाता है चिकन डोर। ठीक है, यहां पे ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं, तो हमारी आर्मी को यहां भी पर भी रहना पड़ता है। जितनी परेशानी आपको वहां है बॉर्डर पर, उतनी ही परेशानी यहां पर भी है। और क्या मुद्दे हैं अभी के? रेफ्यूजीज के मुद्दे। जैसे कौन सी ट्राइब आ रही है हमारे यहां भी, बांग्लादेश और म्यांमार से? रोहिंग्या, है ना। साइबर वॉरफेयर भी डाल सकते हैं इसमें। आज का विश्व है आपका आर्थिक विश्व, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से आप देख रहे हो अमेरिका में ट्रंप जीते तो उनकी पॉलिसीज वैसी चल रही हैं।
तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वॉरफेयर भी यहां पर मान सकते हो, जिसमें एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे रसिया की हेल्प करने के कारण 19 कंपनियों पर हमारे। तो ये भी किसका पार्ट है ना। फिर आजकल आपने देखा होगा एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनका टेस्टिंग हो रही है, और उसको भी एक दूसरे को रोकने की कोशिश की जाती है, जैसे अमेरिका ईरान को रोकता है इजराइल की हेल्प से। समझ में आया। तो ये सारे मुद्दे हैं, बस आपको करंट से अपडेटेड रहना होगा, आप आराम से लिख सकते हो। देखो मेंस में बस 2 चीजें चलती हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा उसकी मार्किंग होती है। सबसे पहला आपकी कॉपी नीट क्लीन होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और तोड़ के लिखा होना चाहिए आंसर, तब कंटेंट अच्छा दिखता है, और पैटर्न होना चाहिए उसमें। क्या टैरिफ, वही तो सैंक्शंस का बोला ना मैंने, सेम ही है। ठीक है, समझ गए किस तरीके से कवर करना है ना। 3 से 4 चीजें बस सीखना है। चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक मतलब मुर्गी के जैसे मुंह बना दो ना यहां पे कॉर्नर में, ये यहां से गला जो है वो ये वाला है, और इसके बाद 7 सिस्टर्स आ जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में आपके। तो समझ गए क्या है सुरक्षा के लिए चुनौतियां। चलिए इसके बाद सिविल सोसाइटी लिख लोगे, अभी डिस्कस किया हमने सिविल सोसाइटी पर टिप्पणी करना है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन 2 मार्कर में आ रहे हैं, वही 7 मार्कर में आ जाएगा, और वही 11 मार्कर में आ जाएगा। मेंस है वो, उसको मत पकड़ा करो इतने, तो मेन पेपर में भी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है ना, क्वेश्चन ही गलत छाप देते हैं, फिर तो ये तो अपने घर की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को फ्रेम इस तरीके से करके रखना है कि उसका पूछने का तरीका कितने ही मार्क्स का हो, हम उसको कंप्लीट कर लें। 2 में पूछा तो 2 में, 7 में पूछा तो 7 में, 11 में पूछा तो 11 में। फिर राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकल मूवमेंट क्या कहलाता है, 2 मार्कर था, बताइए। वेरी गुड। होता क्या है, सरकार का काम क्या है इसमें, सरकार एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में भी रहती है ना। लेजिस्लेचर ने जो लॉ या पॉलिसीज बनाई हैं उसको क्या करना, इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट कराना। और सरकार का काम है भी क्या यहां पर, पॉलिसी फॉर्मेशन, है ना। अब मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट होगा क्यों, जब आप सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हो, तो उन पॉलिसीज को परिवर्तन करने के लिए जो लोग एक साथ मिलकर, है ना, आंदोलन करते हैं, वही क्या कहलाता है, राजनीतिक आंदोलन। किसके विरुद्ध कर रहे हो, सरकार की सरकारी नीतियों के विरुद्ध, उनमें परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है वही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल मूवमेंट कहलाता है। लिख दो, कौन सा मूवमेंट लिख सकते हैं, किसान पीसेंट आंदोलन, कोई भी डाल सकते हो, सबसे अच्छा है जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के विरोध में किया था। इमरजेंसी के समय कितने आंदोलन हुए, बेस्ट है एग्जाम्पल के लिए, है ना। देखो आंसर राइटिंग और हर पेपर जब अच्छे से लिख पाओगे जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होगे। सोशियोलॉजी पॉलिटी में भी यूज होती है, पॉलिटी सोशियोलॉजी में भी यूज होती है, इकोनॉमी के यहां पर भी टर्म्स यूज होते हैं और इसके इकोनॉमी में टर्म भी यूज होते हैं। तो ओवरऑल कमांड करना है। कोई हिंदी का क्वेश्चन पूछे तो वो भी आना चाहिए, कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री का पूछे तो वो भी आना चाहिए। यही अप्रोच होती है सिविल सर्विसेज की।
सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है पढ़ाई। समझ में आया है ना? हर आदमी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, इतनी पोस्ट ही नहीं बननी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों का डेवलपमेंट ही होता है उसमें। कुछ भी पढ़ो, क्या 2026 में मैं बात करूंगा चेयरमैन साहब से, फिर बताऊंगा, है ना? जैसे वो हमेशा कह ही रहे हैं कि 700 प्लस देंगे, दे ही रहे हो जैसे, तो तुम पोस्ट का मत सोचो, अभी पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तो कोई नहीं बता पाएगा कितनी पोस्ट आना है। लेकिन हाँ, ये मान के चल सकते हो रफ एक अंदाजा लगा के कि 3 साल। पैसा भी तो नहीं है ना, लाडली बहना में तो दे दिया पूरा पैसा, तो अब कहां से लाएं पैसा? क्या नहीं तो तुम लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? चिपको आंदोलन की चर्चा कीजिए। पेड़ बचाने के लिए तो था, कब था? पूरा फॉर्मेट बनाओ इसका, बताइए। चिपको आंदोलन कब हुआ था? जल्दी जल्दी बोलो। 1973। नेचर, इसका पृष्ठभूमि क्या थी? एनवायरमेंटल मूवमेंट था, ठीक है, मतलब पर्यावरणीय आंदोलन था। कहां हुआ था? प्लेस चामोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। कहां है ये? उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, चामोली, वहां हुआ था। लीडर बताइए कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। गतिविधियां, एक्टिविटीज, क्या गतिविधियां हुई थी? कोई भी पर्यावरणीय मूवमेंट में क्या होगा? चिपको आंदोलन का मतलब क्या था? क्या किया था उन्होंने, है ना? उस समय क्या था कि डैम बनाने के लिए, ठीक है, भागीरथी नदी पर कौन सा डैम है? टिहरी डैम। जंगल को काटा जा रहा था, तो लोगों ने उसका विरोध किया, और उसका विरोध कैसे किया? पेड़ से चिपक कर। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं थी? माइग्रेशन की समस्या, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की समस्या, है ना? जंगल कटने से वनों का वन उन्मूलन की समस्या, ये समस्याएं थी। सॉइल इरोजन, समझ गए? इतने में क्या आपकी 11 लाइंस नहीं भरेंगी? भर जाएंगी। तो इतना इजी है, देखो ना, आपको 1 2 3 4 एक्टिविटीज 5 और प्रॉब्लम्स 6, आराम से भर दोगे। बस आपको फैक्चुअल से लेकर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना आना चाहिए, और इसमें करना कुछ नहीं है। ये पैटर्न बना दो, पॉइंट्स डाल दो, 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? ये क्या हो गया आपका? ठीक है, चलिए। चिपको, एपिको कब हुआ था? ये तो चिपको आंदोलन था, एक एपिको था। कुछ भी नहीं पढ़े हो, सब पढ़ाया है। 1983 कहां हुआ था एपिको? कन्नड़ क्षेत्र, कर्नाटका। कौन थे लीडर?
पांडुरंग हेगड़े, है ना, सब सुनना है। राजस्थान में कौन सा हुआ था? बिश्नोई समाज का, जो किसको पूछते हैं? काले हिरण को, है ना। खेजड़ी पेड़ था वहां पर जिसको काट रहे थे, बताई थी कहानी। महल बनवाना था राजा अजय सिंह को, तो लोग क्या हुए, पेड़ से चिपक गए उस खेजड़ी पेड़ से, तो उनके सैनिकों ने लोगों को काट दिया, 80 लोग मारे गए थे, उन्हें शहीद बोला जाता है ना। तो इस तरीके, अमृता देवी बिश्नोई लीडर थी उसकी, बिश्नोई समाज है जो। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बिश्नोई आंदोलन बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें आपका पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स मतलब जो नीतियों के विरुद्ध हैं सरकार की। पृष्ठभूमि अलग हो सकती है लेकिन पॉलिसीज किसकी हैं? वो गवर्नमेंट की। तो सारे इस तरीके से कवर करना है। बताइए नक्सलवाद क्या है? नक्सलिज्म, आतंकवाद और नक्सलवाद में क्या अंतर है? इंटरनल थ्रेट है, वो एक्सटर्नल है, और हैं दोनों आइडियोलॉजी, दोनों का कॉमन उद्देश्य है अहिंसा तो होती नहीं है, हिंसा का सहारा लेते हैं, है ना। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है इसमें चीजों को, या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा, लोगों को टॉर्चर किया जाएगा। एक्टिविटीज तो सेम होती हैं, आइडियोलॉजी है। इंटरनल सिक्योरिटी में बात करें तो नक्सलिज्म क्या है? लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग की विचारधारा है। राइट विंग, लेफ्ट विंग समझते हो? राइट विंग जो पैट्रियोटिज्म को ज्यादा प्रमोट करती है, और लेफ्ट विंग जो सोशलिज्म की तरफ भागती है ना, चेंज के लिए। ये बहुत डीप है, किसी दिन फिर पढ़ेंगे। लेकिन आइडियोलॉजी की बात करें तो नक्सलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये सरकार की गतिविधियों के विरोध में की गई एक्टिविटीज हैं। जाना है? चले जाओ, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट हुआ था नक्सलिज्म? कहां से ये टर्म आया? पश्चिम बंगाल 1960 में एक जगह है नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल में। क्या है? नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी में पहली बार 1960 में एक मूवमेंट हुआ। यह मूवमेंट था पीसेंट मूवमेंट। पीसेंट मूवमेंट मतलब ट्रस्टों का आंदोलन था। एक किसान आंदोलन के रूप में यह जमींदारों के विरोध में किया गया पहला आंदोलन था। जमींदारी व्यवस्था चलती थी, है ना। तो उस समय जमींदारी वहां के क्या होते थे? जिन्हें माई बाप कहते, सरकार। तो जनरली ये एक लेफ्टिस्ट क्या है? आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग की विचारधारा है, जो कहां से ओरिजिनेटेड हुई? 1960 से। नक्सलवाड़ी कहां पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल में। ये क्या था? एक पीसेंट मूवमेंट था, कृषकों का विद्रोह था, ठीक है। इस विचारधारा का उद्देश्य क्या होता है? यह सरकार की नीतियों का विरोध करता है। क्या करता है? क्या? तो बाद में नहीं हो सकते क्या? तुम बहुत कंफ्यूज हो, है ना। मैं जब लिख रहा हूं 1960 में हुआ था ये, ठीक है। अब इनके उद्देश्य समझ में आए। ये शारीरिक मतलब फिजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और मानसिक, मेंटल, इस तरीके से लोगों को हानि पहुंचाते हैं, है ना। दूसरा, ये उत्पन्न क्यों होते हैं? ये मूवमेंट क्यों होते हैं? संतुष्ट नहीं है ये सरकार की नीतियों से,
असाक्षरता, अलग अलग कारण है, असाक्षरता है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका सॉल्यूशन क्या है? बातचीत करके, है ना। आपने देखा होगा कितने नक्सलवादी लोग जो होते हैं वो आपके बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, क्योंकि वो विचारधारा को फॉलो करते हैं, वहां से उन्हें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मूवीज देखी कितनी सारी आप लोगों ने, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार की पॉलिसीज में चेंज करना, लिटरेसी को प्रमोट करना, लोगों तक रिसोर्सेज का एक्सेस देना, इनके बच्चों के लिए काम करने लगो, पढ़ाई, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, तो इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको 50 वर्ड्स में नक्सलवादी को समझाना, बस आपको इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए, फिर आप उसको आराम से समझा सकते हो। समझ में आया? चलिए मिलते हैं कल, अगली क्लास है आपकी। ये क्वेश्चन करके लाना है, लिख लीजिए। डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंटीग्रिटी।